मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है सितंबर 8 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। एक टॉपिक हम लोग करने वाले हैं ईवीएम के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। और ये काफी अच्छा टॉपिक होने वाला है। काफी समय पहले हम लोगों ने इसको किया था, तो आज हम लोग बात करेंगे ईवीएम क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सेफ है कि नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व हुआ है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि इलेक्शंस और इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के ऊपर जो है काफी सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक ज्यादातर आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नजर आएगा, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेल्थ इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। दोनों ही एस्पेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। बिल्कुल नया टॉपिक है, इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात नहीं किया है। इसके बारे में बात करेंगे। इसे आप ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी कवर कर सकते हो और एनवायरनमेंट के हिसाब से भी कवर कर सकते हैं। ये आज के टेक्स्ट सेक्शन में दिया हुआ है। डार्क पैटर्न क्या होता है, रिपीटेड सा टॉपिक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन यस दोबारा से न्यूज में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है यहाँ पे ऐसी वेबसाइट के बारे में जो कि डार्क पैटर्न का यूज करती है। तो डार्क पैटर्न क्या होता है, इसे किस तरह से यूज किया जाता है, कंज्यूमर के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। मदर टंग्स डिक्लाइन हो रही हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसका एक रीजन माना जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे मदर टंग्स के बारे में, इनकी जो डिक्लाइन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए जी। लेकिन हमारे प्रयास प्रोग्राम के बारे में आपको बता दूं, ये एक आंसर राइटिंग का प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया है, जिसमें अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आपकी कोचिंग खत्म हो चुकी है, आप ऑफिस में जाते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप आंसर राइटिंग का स्किल आप यहाँ से सीख सकते हैं। 40 डेज के आसपास आपको ये हम लोग एक्सरसाइज करवाते हैं। और हर सब्जेक्ट के हिसाब से आंसर राइटिंग की जो टेक्निक होती है अलग होती है। साइंस एंड टेक वाले को आंसर में आपको डिफरेंट तरह से लिखना होता है, ज्योग्राफी में अलग से लिखना होता है, पॉलिटी में डिफरेंट लिखना होता है, जीएस पेपर 4 में अलग से लिखना होता है। तो आपको उसी तरह का स्किल डेवलप करना होता है। तो आप यहाँ से स्किल डेवलप कर सकते हो और उसके बाद आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस पे कनेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम भी हमारा होता है, इसमें 1 to 1 हम लोग बात करते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, उनकी जो वीकनेस होती है, स्ट्रेंथ होती है, उनके पास जो टाइम अवेलेबल होता है, उसके हिसाब से उनका जो पूरा प्रोग्राम है वो डिजाइन करवाया जाता है और सिलेबस बड़े अच्छे ढंग ढंग से कवर करवाया जाता है। फाउंडेशन कोर्स के लिए भी सेम व्हाट्सएप नंबर आप कर सकते हो। उसके अलावा सैटरडे को हमारा करंट अफेयर का पूरा एक क्लास होती है, जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर मैं आपको कवर करवाता हूँ, प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के पर्सपेक्टिव से। यू नो वेरी वेल कि यूपीएससी में कम से कम 2 साल का करंट अफेयर आपको जरूर चाहिए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को चलाया है। ये क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको स्कैन कर सकते हो। हालांकि व्हाट्सएप नंबर से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। SC1000 अगर आप इस कोड को यूज करते हो, ₹1000 का डिस्काउंट आपको ऊपर से मेरी तरफ से मिल जाता है। चलिए जी, अब चलते हैं पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक देखिए हमारा क्या कहता है, ये एक बात कर रहा है यहाँ पे, कांट हैक द टेम्पो, कांट हैक और टेम्पर द ईवीएम सेज इलेक्शन कमीशन। टेम्पर का मतलब ये होता है छेड़खानी करना, किसी को हैक करना, उसको चेंज करना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दिया है, अश्योरेंस दिया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि साहब, हम किसी भी तरह से कोई भी इंसान ईवीएम मशीन को हैक नहीं कर सकता। क्योंकि ईवीएम मशीन का डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है, उसके जो फीचर्स है इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आप उसको हैक कर ही नहीं सकते। इट इज इम्परवियस टू हैकिंग एंड टेम्परिंग। क्योंकि एक ईवीएम मशीन के अंदर जो प्रोग्राम होता है, उसके अंदर जो सिलिकॉन चिप होती है, जो प्रोग्राम चिप होती है, वो एक बार के लिए ही यूज होती है। इलेक्शन वोटिंग खत्म हो जाती है, उस चिप का दोबारा से यूज नहीं कर सकते। तो बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो ईवीएम के अंदर में लगाए जाते हैं। अब ईवीएम होता क्या है, आपने अच्छे से देखा ही होगा, बहुत सारे बच्चों ने अपने वोट भी किया होगा कभी। तो ये हमारी ईवीएम मशीन होती है, जहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स का नेम होता है, उनका इलेक्शन सिंबल होता है, और यहाँ पे आप बटन प्रेस करते हैं। बटन प्रेस करते यहाँ पे जो है वो बीप का साउंड आता है, इसका मतलब आपको आपकी वोटिंग हो चुकी है। जब आप किसी कैंडिडेट को वोट करते हो, तो ये वीवीपैट मशीन होती है, जहाँ पे आपने किसको वोट किया है वो भी यहाँ पे आ जाता है। ये स्लिप आपके हाथ में नहीं आती है, ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही डिस्प्ले होती है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। राइट, आपके सामने नहीं आती है बेसिकली। तो ये वीवीएम मशीन होती है, आपने इसको देखा भी होगा। तो इट्स ए कॉम्पैक्ट डिवाइस, एक छोटी सी डिवाइस होती है, कॉम्पैक्ट डिवाइस होती है, और इसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट होती है और एक बैलेटिंग जो है यूनिट होती है, जो कि केबल के साथ दोनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं। मजे की बात यह है कि जो ईवीएम मशीन होती है वो बैटरी से चलती है। इसका बैटरी का बैकअप भी बहुत अच्छा होता है। ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के I'm really sorry, थोड़ा सा कफ है मुझे।
ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता है और इसके लिए जो बैटरी डेवलप की गई है, वो डेवलप की गई है हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी ईसीआईएल और बीईएल के द्वारा विद द कोलैबोरेशन और द पार्टनरशिप ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो एक तो आपने ये देखना है कि इस पूरी प्रोसेस में ये मशीनें जहाँ से मैन्युफैक्चर होती है, प्रोग्रामिंग जहाँ पे डेवलप होती है, बैटरी जहाँ पे डेवलप होती है, इलेक्शन जब कंडक्ट कराए जाते हैं, इस पूरी प्रोसेस में शुरू से लेके आखिर तक हमारा इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व रहता है। ठीक है जी। और ईवीएम को यूज़ करना हमारे यहाँ पे पूरी तरह से लीगल है। सेक्शन 61A को इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 के अंदर हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अथॉरिटी दी गई थी टू एम्प्लॉय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब बहुत सारे लोग ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, खासकर जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है पिछले बहुत सालों से, अगर इलेक्शन का रिजल्ट आपके फेवर में होता है, फिर आप इलेक्शन के ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठाते हो। लेकिन अगर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं होता है, तो सभी लोग ईवीएम को दोष देने लगते हैं, क्योंकि सबको एक स्केपगोट चाहिए ना। स्केपगोट का मतलब होता है कि भाई अपनी गलतियों से बचने के लिए बहाना चाहिए। तो ईवीएम से बढ़िया बहाना क्या होगा? पार्टीज क्या कहती हैं कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया था, लोग हमारे सपोर्ट में थे, ईवीएम के अंदर गड़बड़ हो गई इसलिए हम लोग हार गए, नहीं तो भैया हम लोग जीतने वाले थे। लेकिन अगर इलेक्शन रिजल्ट उनकी फेवर में आ जाता है तो फिर ईवीएम के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। ये हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक जो ट्रेंड चला है ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा करने का, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के ऊपर सवाल खड़ा करने का, ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को वीक करता है। पूरी इलेक्टोरल जो प्रोसेस है, जो फ्री एंड फेयर होती है हमारे देश में, उसके ऊपर सवाल खड़ा करता है और लोगों का डेमोक्रेसी से कहीं ना कहीं भरोसा उठता है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनसे भरोसा उठ जाता है, जो कि ऑफ कोर्स ठीक नहीं है। क्योंकि ईवीएम अपने आप में एक बहुत सेफ मशीन होती है, बहुत सारे सेफ्टी फीचर इसके अंदर होते हैं। पहली बात ये नॉन रीप्रोग्रामेबल है, इसे आप बार-बार प्रोग्राम नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये पूरी तरह से आइसोलेटेड होती है, मतलब ये किसी भी तरह से इंटरनेट से, मोबाइल फ़ोन से, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये स्टैंड अलोन मशीन होती है, स्टैंड अलोन। ये अपने मोबाइल फ़ोन की तरह नहीं है, ये हमारे लैपटॉप की तरह नहीं है, जो जो कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट से, नहीं, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट मशीन है। अरे भैया, जब आप किसी बाहर कम्युनिकेशन के साथ आप कनेक्ट हो ही नहीं पाओगे, तो आपको हैक कैसे किया जा सकता है? इसका जो सोर्स कोड होता है, जो ये जो मशीनें जो बीईएल और ईसीआईएल जो कंपनी है, वो सोर्स कोड बहुत सिक्योर होता है और रिस्ट्रिक्ट द वोटर्स टू सिंगल बैलेट अंटिल द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्टिवेट्स द कंट्रोल यूनिट फॉर द नेक्स्ट वोट। आपने अगर वोटिंग दिया होता, आपको पता होगा, जब आप वोटिंग करते हो, बटन प्रेस करते हो, बीप का साउंड आता है। उसके बाद जो वहां पे बैलेट ऑफिसर होता है, बैलेट ऑफिसर की परमिशन के बिना नेक्स्ट पर्सन आके वहां पे वोट नहीं कर सकता। ठीक है जी। टाइम स्टैम्प ईच वोट, हर वोट को इसको पता है कि कितने समय पे, कितने मिनट, कितने सेकंड पे कौन सी वोट डाली गई है। हर चीज का रिकॉर्ड इस मशीन के अंदर होता है। ये इस तरह से डिजाइन की गई है कि आप इसे पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग टेम्परिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसके साथ टेम्परिंग करने की कोशिश करते हो, मशीन को सिग्नल चला जाता है कि अनऑथराइज्ड है और वो अपने आप ही ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाती है। ये सब फीचर इसके अंदर ऑलरेडी हैं और इलेक्शन कंडक्ट करवाने से पहले बहुत बार ट्रायल रन करवाए जाते हैं, रैंडम एलोकेशन की जाती है, मल्टी स्टेज इसकी टेस्टिंग की जाती है, ड्राई रन्स किए जाते हैं। इनके बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के, उनको इनवाइट करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चेक करवाया जाता है। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें होती हैं, मान लो 200-300 मशीनें हैं, जिनको रैंडमली पिक किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा और उसको वोटिंग करते हैं। अगर किसी मशीन के अंदर गलती पाई जाती है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। हालाँकि ऐसा बहुत कम होता है, बट स्टिल। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भरोसा करके ही आगे चीज़ें बढ़ती हैं। और फिर हम लोगों ने वीवीपैट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, एक एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर, कि अब अगर आपने वोट दिया है, अगर आपको पता नहीं है कि वोट कहाँ गई है, तो ये देख लीजिए। आपने जिस पार्टी पे वोट किया है, तो वहाँ पे वोट जा रही है आपकी। तो ये सॉफ्ट सेफ्टी फीचर जो है इंक्लूड किए गए हैं। इसलिए इसमें हैकिंग का कोई चांस नहीं है। और पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट भी किया था, चैलेंज किया था कि आप ईवीएम को हैक करके दिखाइए। इंटरेस्टिंगली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस चैलेंज ने किसी में आई ही नहीं। उनको इनवाइट किया गया लेकिन आई ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इसे हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, हम लोग गालियाँ ज़रूर देंगे, हम ईवीएम को जो है बार-बार उसको उसको अक्यूज़ करेंगे, लेकिन जब चैलेंज किया जाता है तो आप वहाँ पे आते नहीं हो। ये भी हमारे यहाँ पे समस्या है, पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए
बहुत कुछ होता है यहाँ पे। तो ईवीएम का एडवांटेज क्या है? क्यों हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया ईवीएम? पहले तो हम लोग बैलेट वोट जो है वो पेपर के साथ वोटिंग किया करते थे। बहुत सालों से चल रहा था। आज भी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर होती है। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे ईवीएम जो है यूज होता है। बहुत रेयर कंट्रीज में यूज होता है, बट स्टिल ईवीएम का बेनिफिट क्या है? क्यों हम लोगों ने इसको जो है यूज किया? पहली बात तो ये है कि ईवीएम की वजह से जो इनवैलिड वोट्स होती हैं वो बहुत मिनिमाइज हो जाती हैं। इनवैलिड वोट आप यहाँ पे नहीं डाल सकते, राइट? क्योंकि देखिए आपने बटन दबाया, बीप का साउंड आया तो मतलब आपकी वोट वैलिड है। लेकिन पेपर वाले में क्या होता था, कई बार लोग उस पे लिखते नहीं थे, वो मिट जाता था, बहुत सारी चीजें हो सकती थी वहां पे। ईवीएम यूजर फ्रेंडली है। आपको नाम नजर आता है, आप नाम पढ़ सकते हो अपने कैंडिडेट का। अगर कोई इलिटरेट है, अगर आपको नाम नहीं समझ में आता है, आप सिंबल देख सकते हो, सिंबल देख के समझ में आ जाता है। तो बहुत यूजर फ्रेंडली है। डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स भी इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। आप इसके साथ बूथ कैप्चरिंग नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, जो हमारे बूथ होता था जहां पे वोटिंग हुआ करती थी, वहां के जो बक्से हुआ करते थे, उन बक्सों को ही चोरी कर लिया जाता था। वो जो ट्रक होता था जिसके अंदर वो बक्से जाया करते थे, जिसके अंदर हम लोग वोट डालते थे, उसको ट्रक को ही जो है उसको किडनैप कर लिया जाता था। और ये जो बक्से हुआ करते थे जिसके अंदर वोट हुआ करती थी, उनको रिप्लेस कर दिया जाता था दूसरी वोट के द्वारा। बूथ कैप्चरिंग बहुत कॉमन चीज हो गई थी, खासकर झारखंड, बिहार, इस एरियाज में। लेकिन जब से भी ईवीएम यूज हुआ है तो बूथ कैप्चरिंग वगैरह नहीं हो पाती है, रिगिंग नहीं हो पाती है, बैलेट बॉक्स के साथ किसी तरह की टेपरिंग नहीं हो सकती है। ये फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, लेकिन सच में एक्चुअली में बूथ कैप्चरिंग एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गई थी। इससे काउंटिंग बहुत फास्ट हो जाती है, तो रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं, सीधी सी बात है। तो बड़ी अच्छी चीज है ये भी। उसके अलावा आप इसे आराम से ऑडिट कर सकते हो हर स्टेज के ऊपर। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है क्योंकि पेपर यूज नहीं होता ना इसमें। पेपर यूज होता है तो कितना कितना सारा पेपर यूज होता होगा, कितने सारे पेड़ पौधे उसके लिए काटने पड़ते होंगे। तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, पेपर यूज को कम करती है। तो ये तो हो गए इसके बहुत सारे बेनिफिट, इसलिए हम लोग ईवीएम को यहाँ पे यूज करते हैं, राइट? ईसीआई इज मेजर टू एनहेंस ईवीएम क्रेडिबिलिटी। अब भरोसे की बात करें, क्या ये भरोसेमंद है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है बिल्कुल पूरी तरह से भरोसेमंद है। वीवीपैट जो मशीनें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की थी, उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है तो क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। ईवीएम चैलेंज जो है वो टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं कि आप इसको टेम्परिंग करके दिखाइए। बड़े बड़े सूरमा जो अपने आप को सॉफ्टवेयर हैकिंग मास्टर्स मानते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया जाता है, भैया आइए इसको टेपरिंग करके दिखाइए। लेकिन अब तक तो ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने टेपरिंग किया हो। अगर हुआ भी होगा तो वो वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कोई कोई केस कोई होगा जो बहुत ही मतलब वो मशीन पहले से ही टेपर्ड होगी, ऐसा हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस मशीन को प्रोवाइड करवाया है उससे आप टेपरिंग नहीं कर पा रहे हो, ऐसा उन्होंने बार बार चैलेंज दिया है, जो कि यहाँ पे नहीं हो पाया। तो ये सब चीजें की जाती हैं सेफ्टी को एनहेंस करने के लिए। और फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, ये जो ईवीएम चैलेंज होता है आप इसे, अभी ईवीएम चैलेंज बहुत रेगुलरली ऑर्गेनाइज नहीं होता है। लास्ट टाइम 2017 में हुआ था। तो ये जो ईवीएम चैलेंज है ये डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और ज्यादा इसे ऑर्गेनाइज करवाया जाना चाहिए, ताकि भरोसा बढ़ता है। आप चैलेंज करते हो, कोई इसको टेम्पर नहीं कर पाता है, जो है लोगों का भरोसा बढ़ता है, राइट? जो अनवारंटेड सस्पिशन है वो इससे डेफिनेटली दूर होता है। इंफॉर्मेशन जो गैप है आप उसे इंट्रोड्यूस करिए। पॉलिटिकल पार्टीज को भी भरोसे में लिया जाना चाहिए, टाइम टू टाइम ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को ये बताया जाए कि देखो भाई, अगर आप इस तरह के एक्यूजेशन करते हो तो इससे डेमोक्रेसी वीक होती है और किसी को कोई बेनिफिट नहीं होता है इससे, इससे नुकसान ही होता है आपका। अवेयरनेस कैंपेन वगैरह भी जरूरी है ताकि लोगों के मन में भी भरोसा बढ़े। वोटर्स को एजुकेट किया जाना जरूरी है ईवीएम को लेके। तो वो डेफिनेटली चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ईवीएम को लेके काफी सारे एस्पेक्ट हम लोगों ने कवर किए। ईवीएम क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है, सेफ्टी फीचर इसके अंदर क्या है, और फ्यूचर में इसके लिए क्या किया जा सकता है। वो डेफिनेटली एक मेंस के लिए अच्छा कंटेंट आपके पास हो जाता है, क्योंकि यूजुअली 150 वर्ड्स में इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। 150 वर्ड यहाँ पे लिखना बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए। दिक्कत है बस टाइम मैनेजमेंट की। क्या 150 वर्ड्स को आप 6-7 मिनट में लिख सकते हो? ये चैलेंजिंग इशू होता है। कंटेंट आपके पास डेफिनेटली होता है। जो स्टूडेंट प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस लिख रहा है तो कंटेंट तो उसके पास मोर और लेस होता ही है। चैलेंज है उसको 150 वर्ड में समराइज करना और उसको 6 to 7 मिनट के अंदर उसको लिखना। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, इसीलिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार-बार करनी पड़ती है। अगर एग्ज़ाम में बैठ के आप सोचने लगोगे, सोच-सोच के लिखोगे तब तो टाइम चला जाता है।
इसलिए हम लोगों ने आपका जो प्रयास प्रोग्राम है वो चलाया हुआ है, ताकि आंसर राइटिंग आप अच्छे से सीख सकें और कर सकें। ठीक है जी, चलिए। व्हाट इज हीट इंडेक्स एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर? हीट इंडेक्स क्या है? हीट इंडेक्स हमारा जो यूजुअल जो टेम्परेचर होता है, उससे थोड़ा-सा अलग होता है। कई बार आपने देखा होगा, आप अपनी मोबाइल फ़ोन वगैरह में या वेदर ऐप आपके पास होती है, या आपके पास थर्मामीटर वगैरह कुछ भी होता है। आप टेम्परेचर मेज़र करते हो, तो टेम्परेचर होता है 32 डिग्री, 33 डिग्री के आसपास, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन एक्चुअली में आपको बहुत गर्मी लग रही होती है। आपको ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि एक्चुअली जो जो थर्मामीटर दिखा रहा है वो 32, 33 दिखा रहा है। तो ये जो टेम्परेचर है वो होता है एक्चुअल टेम्परेचर, और ये जो टेम्परेचर होता है वो होता है अपरेंट टेम्परेचर, राइट? अपरेंट टेम्परेचर का मतलब होता है दैट टेम्परेचर दैट वी एक्चुअली फील। ये टेम्परेचर हम लोग एक्चुअली में फील करते हैं, और ये टेम्परेचर रियल टेम्परेचर वहां पे होता है। तो ये फर्क क्यों होता है दोनों के बीच में? वेदर ऐप कुछ और दिखा रही है, आपको बहुत गर्मी लग रही है। ये यूजली आपको तब नजर आता है जब बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर जब बहुत ज्यादा होता है तो आपके आसपास ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। उस ह्यूमिडिटी की वजह से आपको ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा नजर आता है। आपको लगता है बहुत गर्मी है, पसीने से आप लथपथ हुए पड़े हो, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, राइट? तो इसी के बारे में बताया गया है, ये है हीट इंडेक्स, इसको कहते हैं हीट इंडेक्स। हीट इंडेक्स का मतलब ये है कि वो टेम्परेचर जो आप एक्चुअली में फील करते हो, वो टेम्परेचर जो वहां पे होता है, दैट इज द रियल टेम्परेचर। बट जो एक्चुअली में फील करते हो, दैट इज द हीट इंडेक्स। अब ये कैसे काम करता है वो इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। न्यूज में क्यों है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। ईरान के अंदर रेड सी के आसपास पिछले दिनों हीट इंडेक्स को ऑब्जर्व किया गया, विच वॉज अराउंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड। 70 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पे थर्मोमीटर नहीं दिखा रहा था, लेकिन लोग ऐसा फील कर रहे थे कि भैया टेम्परेचर 70 डिग्री पहुंच चुका है, जबकि एक्चुअली में टेम्परेचर वहां पे 43 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसे कहते हैं हीट इंडेक्स। जब आप इतना सारा टेम्परेचर फील करोगे, it is very very dangerous to survive in these conditions. It is almost impossible. yes, यूएसए के अंदर भी कई बार ऐसा देखा गया है, और ईरान के अंदर तो यूजुअली देखा जाता है, खासकर रेड सी के आसपास। पिछले साल भी वहां पे जो ये हीट इंडेक्स था वो 66.7 डिग्री पहुंच चुका था, पर्शियन जो गल्फ एयरपोर्ट है। वहां पे ऐसा क्यों नजर आता है? क्योंकि एक तो वहां पे हाई टेम्परेचर, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ डेजर्ट एरिया, और दूसरा है वहां पे रेड सी। रेड सी से क्या होता है, लार्ज स्केल इवेपोरेशन होता है। उस इवेपोरेशन से बहुत सारे जो वाटर वेपर्स हैं वो हमारी एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और हमारी एयर बहुत ज्यादा ह्यूमिड हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन हो गए, हाई टेम्परेचर प्लस हाई ह्यूमिडिटी, दोनों की वजह से जो हीट इंडेक्स है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हीट इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज द अपेरेंट टेम्परेचर, हाउ द टेम्परेचर फील्स टू ह्यूमंस, और एनिमल्स भी कह सकते हो, बट यहाँ पे ह्यूमंस की बात कर रहा है वो। हमें कैसा फील होता है, उसे कहते हैं अपेरेंट टेम्परेचर और हीट इंडेक्स। इसके लिए टर्म होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो कि इसे मेजर करने में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी तो आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ये होती है ह्यूमिडिटी, यानी कि आपके आसपास की जो एयर है उसमें कितना वाटर वेपर है, क्या वो ड्राई है, क्या वो वेट है। यूजली विंटर्स जो होती हैं, सर्दियों में जो एयर आपके आसपास होती है वो बहुत ड्राई होती है। जब आप अपनी स्किन के ऊपर स्क्रैच करते हो तो व्हाइट जो है पैचेस पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एयर जो है वो ड्राई है। यूजुअली अगर आप मानसून के टाइम पे देखेंगे, मानसून के टाइम पे जो आपके आसपास की जो एयर होती है वो काफी मॉइस्ट होती है, वो काफी वेट होती है। इसका मतलब उसके अंदर काफी ज्यादा वाटर वेपर्स होते हैं। ये वाटर वेपर्स आते कहाँ से हैं? ये वाटर वेपर आते आते हैं इवेपोरेशन से। जब पानी के अंदर इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण जिसको बोलते हैं हम लोग, ये वाटर वेपर ऐड हो जाते हैं। वाटर वेपर के अंदर बहुत सारी हीट स्टोर्ड होती है। यस, यार वाटर से वाटर वेपर बना क्यों? क्योंकि उसने हीट को एब्जॉर्ब किया है।
इसका मतलब वाटर वेपर जितने ज्यादा होंगे आपको उतनी ज्यादा हीट फील होगी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये कहती है कि एक एयर की एक कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, मैक्सिमम कैपेसिटी। उससे ज्यादा वो एयर वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकती। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर टाइम उस एयर में मैक्सिमम वाटर वेपर ही हो। उसके अंदर जो एक्चुअल अमाउंट होता है वाटर वेपर का, अगर दोनों का रेशो हम लोग निकाल दें, इसे हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब हो सकता है मान लो फॉर एग्जांपल उस एयर के अंदर 1 kg एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, मान लो, लेकिन हो सकता है उसकी कैपेसिटी 4 kg की हो। तो वाटर तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई? 25%। इसे हम लोग परसेंटेज में मेजर करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा वो एयर आपके आसपास वेट होती है। अब देखिए जरा क्या होता है, अगर एयर ड्राई है और टेम्परेचर हाई है, हमारी बॉडी को गर्मी लगेगा। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिससे क्या होता है, जिससे आपको पसीना आता है। पसीना आता है आपकी बॉडी के ऊपर, वाटर वेपर जो पसीने का जो पसीना होता है वो इवेपोरेट करता है और आपकी बॉडी जो है वो ठंडा फील करती है। यस, ऐसा होता है, पसीना आता है, आपकी बॉडी ठंडा फील करती है क्योंकि आपके आसपास एयर ड्राई है। अब सपोज करो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हाई टेम्परेचर है, लेकिन हाई ह्यूमिडिटी भी है, आपके आसपास की एयर बहुत वेट है पहले से ही। अब आपको पसीना आएगा तो वो पसीना इवेपोरेट नहीं कर पाएगा। बहुत सारा मॉइस्चर है आपके आसपास, एयर बहुत ह्यूमिड है, आप काम कर रहे हो, पसीना आ रहा है, लेकिन वो पसीना इवेपोरेट हो ही नहीं रहा है, वो आपकी बॉडी पे ही चिपक रहा है। वो इवेपोरेट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एयर के अंदर उसको होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म हो गई है। क्योंकि एयर पहले से ही बहुत वेट है, पहले से ही बहुत मॉइस्ट है, तो एयर उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। एयर जब उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो पूरा पसीना आपकी स्किन के ऊपर ही रह जाएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हीट फील होती है। तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और उस केस में वहां पे टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, तो आपको एक्चुअल टेम्परेचर से ज्यादा, जो एक्चुअल टेम्परेचर वहां पे मान लो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको ये जो फील होगा वो आपको हो सकता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड फील हो जाए, क्योंकि आपकी बॉडी से पसीना एयर के अंदर जा ही नहीं रहा है। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर हम लोग ईरान की बात कर रहे हैं तो ईरान में वहां पे क्या रेड सी है, और रेड सी से बहुत सारा मॉइस्चर एयर के अंदर ऐड हो जाता है। टेम्परेचर वहां पे पहले से ही ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा टेम्परेचर फील होता है, जिसकी वजह से वहां पे हीट इंडेक्स बहुत हाई हो जाता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट एक वो टेम्परेचर होता है जहां पे हमारे जो वाटर वेपर होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर वेपर वाटर की गैस फॉर्म होती है और वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर की लिक्विड फॉर्म होती है। यानी कि जब वाटर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है जिस भी टेम्परेचर पे, उसे हम लोग कहते हैं ड्यू पॉइंट। ये ड्यू पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ये 10 डिग्री भी हो सकता है, 11 12 13 14 भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, इवन लेस देन 0 भी हो सकता है। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट किया गया था, उस समय ये उसको फाइंड आउट किया था डॉक्टर स्ट्रेडमैन के द्वारा, जिन्होंने इसको 14 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर किया था। हालांकि हर कंट्री में रीजन के हिसाब से अलग हो सकता है। यानी कि ड्यू पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिससे आगे हमारी एयर मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाती है और हमारी एयर सैचुरेटेड हो जाती है, उसे हम लोग ड्यू पॉइंट कहते हैं। वो टेम्परेचर जहां पे हमारी एयर सैचुरेटेड हो जाती है और ज्यादा मॉइस्चर कैप्चर नहीं कर पाती है, उसे हम लोग ड्यू पॉइंट कहते हैं। ड्यू पॉइंट कहते हैं। तो रेड सी वगैरह के जिस तरह से हम लोग केस की बात कर रहे हैं, रेड सी में क्या हो रहा है, वहां पे जो ड्यू पॉइंट है वो अचीव होने के बाद भी वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, एयर के अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो गया, आपका पसीना आया, पसीना आपका इवेपोरेट हो नहीं रहा है, आपकी बॉडी ठंडी नहीं हो रही है, आपका बहुत ज्यादा टेम्परेचर फील हो रहा है। कई बार ऐसा विंटर में भी होता है, विंटर में भी ऐसा हो सकता है। मान लो टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको ठंडी लग रही है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास है। जितना टेम्परेचर आपका जो
थर्मोमीटर है वो शो करता है, आप उससे कम टेम्परेचर फील होता है क्योंकि उस समय वहाँ पे हवा चल रही होती है। हवा चलती है, आपको ज़्यादा ठंडी फील होती है। ये ये कॉन्सेप्ट होता है आपका हीट इंडेक्स का। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए हीट इंडेक्स क्या होता है। जो टेम्परेचर हम लोग फील करते हैं, उसे हम लोग हीट इंडेक्स कहते हैं। हीट इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा जितना आपके आसपास मॉइस्चर होगा। जितना मॉइस्चर कम होता है, एयर ड्राई होती है। एयर ड्राई होने की से वजह से क्या होता है, आपको जो पसीना आता है वो इवेपोरेट हो जाता है, आप ठंडा फील करते हो। लेकिन आपके पास एयर अगर ड्राई नहीं है, अगर उसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर है, आप ठंडा फील नहीं करोगे, आपको बहुत गर्मी लगती है। क्योंकि वाटर वेपर्स के अंदर वो एनर्जी हीट स्टोर होती है। वो सारी वो आपकी बॉडी को फील होती है। तो ये होता है जी हीट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। हमारी ह्यूमन बॉडी को कैसे इंपैक्ट करती है, ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारा इसके बारे में बता चुका हूँ। व्हेन द बॉडी इज अनेबल टू गेट रीड ऑफ द हीट, एक्सेस हीट, हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, आपका बीपी हाई हो जाता है, आपका एग्जॉशन हो जाता है, रैशेस हो जाते हैं और एक्सट्रीम केस में हार्ट फेलियर भी हो सकता है। राइट, वो मैंने आपको पसीने वाला पूरा कॉन्सेप्ट बता ही दिया। जब हीट इंडेक्स ज्यादा होता है तो आपको पसीना नहीं आएगा। पसीना अगर आएगा तो इवेपोरेट नहीं होगा, आपकी बॉडी ठंडी नहीं हो पाएगी, जिसमें आपका ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। राइट, ये हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा डेंजरस होता है। सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के लिए नहीं, एनिमल हेल्थ के लिए भी डेंजरस होता है। व्हाट मेजर्स कैन वी टेक टू अडेप्ट? पहली बात तो इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस, तो आप बाहर मत जाइए। उस केस में आप घर के अंदर रहिए। जैसे ईरान में कई दिनों की छुट्टी कर दी गई थी जब हीट इंडेक्स बहुत ज्यादा हो गया था। क्लाइमेट चेंज तो भैया एक रियल डेंजर है इसके लिए, ऑफ कोर्स। और आपको फ्यूचर में इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिलेंगे। तो एक सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म यही नजर आता है कि क्लाइमेट चेंज को रोकिए। राइट, और एक्सट्रीम जब कंडीशंस होती हैं तो उसके अंदर जबकि काम करने की ऑफिस की टाइमिंग होती है, आप उसको थोड़ा चेंज कर सकते हो। राइट, कुछ कूलिंग सॉल्यूशंस वगैरह आप निकाल सकते हो। कहीं पे एक पब्लिक एक स्पेस हो सकता है जहाँ पे ठंडी आपको प्रोवाइड करवाई जाए, उसके अंदर एयर कंडीशनिंग वगैरह हो। इस तरह की चीजें डेफिनेटली करवाई जा सकती हैं। राइट, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जा सकता है, लोगों को एडवांस में बताया जा सकता है कि आप बाहर जाने से पहले थोड़ा स्टेप्स वगैरह ले लीजिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी वानी पीजिए। तो ये कुछ चीजें जो है आप यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं। चलिए जी। सेंटर टू स्टॉप साइट्स फ्रॉम द वीविंग डार्क पैटर्न्स टू मिसलीड द बायर्स। ये टॉपिक थोड़ा पुराना है इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। डार्क पैटर्न का मतलब क्या होता है? डार्क पैटर्न का मतलब ये होता है कि जब कोई वेबसाइट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह कंज्यूमर्स को, जैसे मुझे आपको, अगर धोखे से सामान को खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको ट्रिक करते हैं, उसे कहा जाता है डार्क पैटर्न। आपको यूजुअली पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है कोई सामान खरीदने के लिए। जैसे कई बार आपने मान लो इंस्टाग्राम आप स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है? स्क्रॉल करते-करते वहाँ पे एक ऐड आया, जिसके अंदर ये लिखा गया कि एडिडास का एक बहुत बढ़िया शूज़, वो सिर्फ़ आपको ₹900 में मिल रहा है। आपको बड़ा अच्छा लगा शूज़ का, बड़ा डिज़ाइन बहुत अच्छा है, एडिडास कंपनी भी अच्छी है, सिर्फ़ ₹900 में जूता मिल रहा है। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो। उस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही बहुत सारे जूतों की लिस्ट आपके पास आ जाती है। उसमें क्या होता है, पहली बार जो जूता आपको दिखाया गया है उस ऐड में, वो जूता आपको कहीं पे नहीं दिखेगा। दूसरी बात, जो शूज़ यहाँ पे दिखाए गए हैं, उनमें से किसी की भी कीमत ₹900 नहीं है। वो आपको कितने के मिल रहे हैं? वो आपको 2000, 3000, 4000, 5000 के मिल रहे हैं। आप उसे नेक्स्ट पेज पे जाते हो, नेक्स्ट पेज पे जाते हो, नेक्स्ट पेज पे जाते हो, वो शूज़ आपको कहीं नहीं मिलता। तो आपको क्या किया जा रहा है? ट्रिक किया जा रहा है उस वेबसाइट के लिंक के ऊपर क्लिक करने के लिए। और बहुत सारे केस में ऐसा होता होगा कि ये लोग जो हैं इस ₹900 के जूते की ऐड देख के क्लिक करते होंगे और फिर बाद में वहाँ से 1500, 2000, 5000 का शूज़ परचेज़ कर लेते होंगे। ये क्या किया गया? ये आपके दिमाग के साथ खेला गया। ये एक डार्क पैटर्न है। ये डार्क पैटर्न का एग्ज़ाम्पल है, राइट? बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपने कोई वेबसाइट ओपन किया, ठीक है? और वहाँ पे कोई एडवर्टाइज़मेंट आया। उस एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर जो यहाँ पे क्रॉस का लिंक आता है, जिससे आप उसे क्लोज़ कर सकते हो। जैसे आपने उस लिंक के ऊपर क्लोज़ किया, वो वेबसाइट ओपन हो गई। आपने उसको क्लोज़ करने के लिए बटन दबाया था, लेकिन वो ओपन हो गई। ये भी एक डार्क पैटर्न का जो है कॉन्सेप्ट होता है। डार्क पैटर्न बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है। सरकार ये कहती है कि ये जो डार्क पैटर्न है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, जो कि हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को वायलेट करती है और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए इसके लिए। कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बेट एंड स्विच, फ़ॉल्स अर्जेंसी, ड्रॉप प्राइसिंग, डिसगाइज्ड एडवर्टाइज़मेंट, ये सब किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। कई बार कंपनीज़ क्या बोलती हैं, सिर्फ़ लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स टिल सितंबर 10।
कंज्यूमर को लगेगा अरे यार सिर्फ 10 तारीख तक ही ऑफर है, उसके बाद ऑफर नहीं रहेगा। यही सेम लॉजिक आपको अगले 1 महीने तक देखने को मिलेगा। वो क्या करते हैं, सिर्फ डेट इंक्रीज करते रहते हैं, एक फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट करते रहते हैं कंज्यूमर के दिमाग में कि सामान बिक रहा है, जल्दी से जल्दी सीट ले लो नहीं तो बंद हो जाएगा। ये सब क्या है, फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट की जाए, जो कि डार्क पैटर्न का पार्ट है। प्राइस ड्रॉप हो रहे हैं जबकि एक्चुअल में प्राइस ड्रॉप होते नहीं है। आपको 50% की सेल पे सामान बेचा जाता है, लेकिन उसके एमआरपी को डबल कर दिया जाता है। जो सामान पहले 2,000 का मिल रहा था, अभी वो 4,000 का मिल रहा है, उसके ऊपर 50% सेल लगा दे रहे हो आप। अरे भाई सामान तो फिर भी 2,000 का ही मिला ना आपको। ये सिर्फ डार्क पैटर्न का पार्ट होते हैं। गवर्नमेंट कहती है दिस इज इलीगल, और हम ऐसे डार्क पैटर्न को आइडेंटिफाई करके ऐसी जो वेबसाइट्स वगैरह हैं उनको बंद करेंगे, क्योंकि ये हमारे कंज्यूमर के लिए नुकसानदायक है। तो ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए जी, एडिटोरियल क्या कहता है, डिसअपियरिंग लैंग्वेजेस, वैनिशिंग वॉइसेस। आप खुद देख लीजिए, आप क्या सीखते हो। आप वो लैंग्वेज सीखते हो जो कि डोमिनेट लैंग्वेज है। बहुत सारे लोगों की जिनकी जो मदर टंग होती है उसको वो सीखते ही नहीं। अगर उनको आती भी है तो उसे यूज नहीं करते। धीरे धीरे बहुत सारी मदर टंग्स वो एक्सटिंक्ट होती चली जा रही हैं, राइट। लेकिन ये पैटर्न आज से नहीं चला है, बहुत पहले से चल रहा है। अंग्रेजों के इंडिया में आने से पहले इंडिया में बहुत सारी डाइवर्स लैंग्वेज हुआ करती थी। ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, उन्होंने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इंडिया की जिस तरह से मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, यहाँ पे इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज डेवलप हुई। सभी लोग आपस में बातचीत करने लगे। अब सभी लोग मतलब ये तो नहीं है कि भाई आम किसान आदमी भी इंग्लिश बोले, लेकिन कम से कम जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो तो आपस में इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक पढ़ा लिखा बंगाली एक पढ़े लिखे तमिलियन के साथ कम्युनिकेट कर सकता था। पढ़ा लिखा तमिलियन जो है तब पढ़े लिखे पंजाबी के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकता था, जिससे आइडियाज एक्सचेंज हुए। तो इंग्लिश एक यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज हमारे यहाँ पे डेवलप हुई, और इंग्लिश ही फिर बाद में जो हमारे यहाँ पे कॉमर्स की लैंग्वेज भी बनी। लेटर ऑन इंग्लिश यहाँ पे हमारे जुडिशरी की लैंग्वेज भी बनी। तो एक इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन गया, जिसमें इंडिया में अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलने वाले लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ब्रिटिशर्स ने जो इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, वो ब्रिटिशर्स के लिए ब्लंडर साबित हुआ, क्योंकि अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज नहीं करते तो शायद इंडिया में इतना यूनिटी नहीं हो पाता। इंग्लिश लैंग्वेज यूज करने की वजह इंट्रोड्यूस करने की वजह से हमारे यहाँ पे यूनिटी डेवलप हुआ। लोग आइडियाज एक्सचेंज करने लगे, विदेशी जो लिटरेचर है उसको पढ़ने लगे, उनके बारे में उनको आइडियाज आए, और फिर यहाँ पे जो फ्रीडम फाइट है वो भी हम लोगों ने किया। तो कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, हालांकि बहुत सारे लोग इसको अपोज करते हैं, बट स्टिल इंग्लिश एक इंग्लिश ही नहीं, एक लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि लैंग्वेज क्या है, कुछ लोग कहते हैं लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है। आपको अपने आइडियाज एक्सचेंज करने, लैंग्वेज इज नथिंग बट टू एक्सचेंज योर आइडियाज, बट ऐसा नहीं है। आइडियाज एक्सप्रेस करने और एक्सचेंज इमोशन को एक्सप्रेस करने से कहीं ज्यादा होती है लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज अपने साथ कल्चर कैरी करती है, वैल्यूज कैरी करती है, इंडिजेनस नॉलेज कैरी करती है, जो हमारी सांस्कृतिक या फिर जो हमारी कल्चरल जो नॉलेज होती है उसको कैरी करती है अपने साथ। लैंग्वेज एक्सटिंक्ट अगर हो जाती है तो कल्चरल डाइवर्सिटी भी एक्सटिंक्ट हो जाती है, राइट। अगर आप देखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में कोई भी हो, या कोई जैसे जापान को आप देख लीजिए, जापानीज स्पीकिंग कंट्री है, जर्मनी को देख लीजिए, जहाँ पे सारे लोग एक तरह की सिंगल लैंग्वेज बोलते हैं, वहाँ पे कल्चरल भी वेरिएशंस भी नहीं है। एक तरह का कल्चर आपको देखने को मिलेगा पूरी कंट्री में। आप जापान में चले जाइए, आप जर्मनी में चले जाइए, आप यूके में चले जाइए, एक जैसा कल्चर, क्योंकि लैंग्वेज कल्चर को आप इक्वेट कर सकते हो। तो सवाल ये उठता है, वाई कैन नॉट ऑल पीपल इन द वर्ल्ड स्पीक इन द सेम लैंग्वेज। सारे लोग एक ही बारे में भाषा में बात करिए, आसान रहेगा, राइट। इट वुड बी सो मच सिंपलर एंड स्ट्रेंथन आवर पावर एज अ यूनाइटेड ह्यूमन रे फोर्स। यस, देखो, लैंग्वेज डाइवर्सिटी होने की वजह से कई बार दिक्कत भी आ जाती है। तो इनका ये कहना है कि क्वेश्चन पूछा गया कि दुनिया में सब लोग एक ही भाषा क्यों नहीं बोलते हो यार, यूनिटी आएगा, ह्यूमन रेस आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसा है नहीं कि एक जैसी लैंग्वेज होने से दिक्कत नहीं होती है। तो जो रीजनल लैंग्वेज हैं, इंडिजिनस लैंग्वेज, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग बात करें फोरकास्ट फॉर द लैंग्वेज एक्सटिंक्शन, एक एस्टिमेट ये कहता है कि 7,000 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज आर स्पोकन एज अ मदर टंग अक्रॉस द वर्ल्ड। 7,000 से ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं एज अ मदर टंग अक्रॉस द वर्ल्ड। इकोनॉमिक जर्नल एक बहुत बड़ा जर्नल है, जिसने ये कहा कि 40% ऑफ द लैंग्वेजेस
विद लेस देन 35,000 स्पीकर्स विद इन 100 ईयर्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। एक्सटिंक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल कोई भी नहीं उसको बोल रहा है। एक्सटिंक्ट का मतलब ये है कि वो जो लैंग्वेज है वो लोगों की प्राइमरी लैंग्वेज नहीं रहेगी, प्रिंसिपल लैंग्वेज नहीं रहेगी, सेकेंडरी लैंग्वेज हो जाएगी, टर्शरी लैंग्वेज हो जाएगी। अब जैसे मान लो मेरी बात करें, जैसे मान लो मेरी जो यहाँ पे मान लो हरियाणवी, ठीक है, वो एक मदर टंग है। लेकिन क्या हो रहा है, अगली जनरेशन वो नहीं बोल रहे हैं, वो उनकी सेकेंडरी लैंग्वेज है या टर्शरी लैंग्वेज है। प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, या तो इंग्लिश है या हिंदी है। तो उसे भी हम लोग एक्सटिंक्शन वाली कैटेगरी में रखते हैं। तो दिस श्रिंकिंग ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द लैंग्वेज एंड देयर एक्सटिंक्शन आर आल्सो रिलेटेड टू द माइग्रेशन ऑफ द पीपल टू द कंट्रीज व्हिच हैव अ कॉमन लैंग्वेज। यस, अब इंडिया से कोई आदमी, मान लो तमिलनाडु से कोई आदमी अमेरिका में माइग्रेट हुआ। अमेरिका में तो इंग्लिश बोली जा रही है। तो वो जो पहला आदमी माइग्रेट हुआ अमेरिका में गया, फर्स्ट जनरेशन, वो तो ठीक है, वो बाइलिंगुअल होते हैं, उनको तमिल भी आती है, उनको इंग्लिश भी आती है। उसके अलावा जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन जो है वो मदर टंग में काफी कमजोर हो जाती है। उनको इंग्लिश बड़ी अच्छे से आती है, मदर टंग थोड़ा आता है। लेकिन जो थर्ड जनरेशन होती है वो अपनी मदर टंग को पूरी तरह से भूल चुकी होती है। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको तमिल आती ही नहीं, उनको सिर्फ इंग्लिश आती है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, लोग जब माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो अपनी मदर टंग उनकी गुम हो जा रही है, खो जा रही है, एक्सटिंक्ट हो जा रही है। यहाँ पे इंडेक्स ऑफ द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एक इंडेक्स होता है जो कि लैंग्वेज के डिक्लाइन को स्टडी करता है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 30-40 ईयर्स। इन्होंने भी यही कहा कि लैंग्वेज डिक्लाइन हो रही है। एक लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडेक्स है हमारे पास, जो क्या करता है, किसी भी पॉपुलेशन में से रैंडमली दो लोगों को चूज करता है और ये देखता है कि भाई क्या इनके पास कॉमन एक मदर टंग है, और उसके हिसाब से फिर रैंक प्रोवाइड करवाता है। अगर वो स्कोर 0 होता है, इसका मतलब ये है कि हर आदमी वहां पे एक जैसी मदर टंग बोल रहा है। अब जैसे मान लो यूके में चले जाएं, यूके में आप किसी भी दो आदमी को उठा लीजिए, काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों इंग्लिश बोल रहे होंगे। जापान में आप किसी भी इंसान को उठा लीजिए, वो पूरे जापान में से बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है कि वो जापानीज बोल रहे होंगे। राइट, अब देखिए यहाँ पे यूके का रिजल्ट क्या है, 0.139। मतलब मोस्टली लोग वहां पे इंग्लिश एज अ मदर टंग बोलते हैं। इंडिया में क्या है, 0.930। इसका मतलब बहुत कम लोग इंडिया में एक जैसी मदर टंग बोलते हैं। अरे भैया, हमारे यहाँ पे तो कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बदले वाणी। हर जगह पे जो है थोड़ी थोड़े 15-20 किलोमीटर में कुछ ना कुछ लैंग्वेज के अंदर चेंज आ जाता है। 0.930, कितना डाइवर्स कंट्री है हमारा। आईएलटी का ये कहना है कि 20% जो डाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन हो गई है बिटवीन 1970 टू 2005। और ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो है ग्लोबलाइजेशन। वंस अ लैंग्वेज डिक्लाइंस, द एन आइडेंटिटी और कल्चर ऑल्सो डिक्लाइंस। अगर हम लोग खास इंडिया की बात करें, यूनेस्को ने 2018 की रिपोर्ट में कहा था 42 लैंग्वेजेस आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन इन इंडिया। 42 भाषाएं, जिनमें से कुछ लैंग्वेज तो ऐसी हैं जो सिर्फ 10,000 से लोगों के द्वारा बोली जा रही हैं। यूनेस्को क्या क्या कहता है कि एनी लैंग्वेज विच इज स्पोकन ओनली बाय 10,000 और लेस देन 10,000, दे आर अंडर द एंडेंजर्ड कैटेगरीज, और धीरे धीरे दे कैन बी एक्सटिंक्ट। यूनेस्को का कहना है। और इंडिया में 42 लैंग्वेज ऑलरेडी ऐसी हो चुकी हैं। ज्यादातर ये जो लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, जो एंडेंजर्ड हैं, वो कहाँ पे हैं, वो हमारे हैं इंडिजिनस ट्राइबल ग्रुप्स। इसीलिए हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज खत्म, कल्चर खत्म, इंडिजिनस नॉलेज खत्म, तो डाइवर्सिटी में ही तो मजा है। अरे भाई, इंद्रधनुष आपको तभी अच्छा लगता है ना जब इसके अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं। अगर इंद्रधनुष के अंदर एक ही जैसा कलर होता तो आपको क्या अच्छा लगता? ऑफ कोर्स नहीं लगता। तो इसीलिए लैंग्वेज जो होती है ना, ये हमारे कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए इनको प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है। यस, कुछ पॉइंट्स आपके लिए मैंने डाले हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, आप इसको देख सकते हो। 21 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है, ठीक है। इंटरनेशनल मदर डे लैंग्वेज ऑन 21 टू 1919 में इसको डिसाइड किया गया था। 2000 के बाद इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, एवरी 2 वीक्स अ लैंग्वेज डिसअपियर्स। लैंग्वेज डिसअपियर, कल्चर डिसअपियर, इंटेलेक्चुअल हेरिटेज डिसअपियर।
सब क्यों हो रहा है? बिकॉज़ ऑफ द ग्लोबलाइज़ेशन और बिकॉज़ ऑफ द इंट्रूजन ऑफ डोमिनेंट लैंग्वेजेस, उसकी वजह से भी होता है। The UN has designated the period between 2022 to 2032 as the International Decade of the Indigenous Language. हम लोगों ने यहाँ पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अडॉप्ट किया, उसमें मदर टंग के ऊपर काफी फोकस किया जाता है। ये कहा गया कि 5वीं क्लास तक, 5th क्लास तक और कोशिश करें तो 8th ग्रेड तक जो भी सिखाया जाता है, वो मदर टंग में सिखाया जाए, वर्नाकुलर लैंग्वेज में सिखाया जाए, रीजनल लैंग्वेज में सिखाया जाए। ऐसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में दिया गया है। उसके अलावा हमारे पास जो कमीशन ऑफ द साइंटिफिक एंड टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी है, उसके अंदर ये कोशिश की गई है कि जो बुक्स वगैरह होती है यूनिवर्सिटीज़ में, वो रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी प्रिंट की जाएँ। उसके अलावा हमारे पास जो है भारतवाणी प्रोजेक्ट है, भारतीय भाषा विश्वविद्यालय हमारे पास है। गूगल का भी एक प्रोजेक्ट है जिसे जो है नवलेखा कहा जाता है, जहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है कि जो जो कंटेंट होता है ऑनलाइन, उसे रीजनल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जाए। तो ये कुछ चीज़ें आप जो है मदर टंग के लिए या रीजनल इंडिजिनस लैंग्वेज के लिए कर सकते हो। अच्छा टॉपिक लगा मुझे, एक बिल्कुल डिफरेंट यूनिक सा टॉपिक हम लोगों ने किया, इससे पहले हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही था। कुछ एडिशनल आर्टिकल हमारे पास है, आप इसे पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।